वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंटलाइन कामरान पर अपने ट्वीट से हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। आज की सबसे जो अहम सियासी खबर थी वो यही रही कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं कौमी असम्बली के, उनके लिए जो वोटिंग होनी थी कौमी असम्बली के अंदर, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की करारदाद है डी सीट करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बड़ी फ्याजी का सबूत पेश किया PMLN की गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के लिए जो है ये इस तहरीक के ऊपर के तहरीक इंसाफ वालों को डिसीट कर दिया जाए कौमी असम्बली से, इसको मौखर कर दिया जाए, एक हफ्ते बाद इस पर रायशुमारी की जाए, फैसला किया जाए। इससे ज़्यादा सियासी हजीमत नहीं हो सकती किसी भी पार्टी के लिए कि एक वो ज़माना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑब्वियसली वो कौमी असम्बली के ऊपर चढ़ाई कर रही थी, और अब आज ये ज़माना है कि हुकूमत की बादिल नज़र में मरहून मिन्नत है कि हुकूमत कहेगी, हुकूमत जो है MQM की करारदाद को वीटो करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो अपनी सीटों पर कायम रह सकेंगे 2018 तक। अगर हुकूमत कहती है नहीं तो दस्तूर ये कहता है कि 40 दिन से ऊपर इनकी गैर हाजिरी थी, इसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो ये एक सियासी हजीमत है नाकदीन की नज़दीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बुरा टाइम है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी उनको कौमी असम्बली के अंदर बरकरार रखने के लिए उनकी रुकनीत को जो है वो इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर चुकी है। दूसरा साइड ये है कि हमारी सियासत मेच्योर नहीं हुई। ना तहरीक इंसाफ का धरना अब लोग समझते हैं मेच्योरिटी की अलामत है, इमरान खान साहब समझते हैं मेच्योरिटी की, लेकिन नाकदीन समझते नहीं। जो एक शुरू कर दिया वलवला और जोश, और जिस तरह मीशत और जिस तरह मुल्क को स्टैंड स्टिल कर दिया गया, उसके बाद जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको जिस तरह एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और नहीं भी किया जा रहा है, इन तमाम मामला को लोग लेकर समझते हैं कि हम अभी मेच्योर नहीं हुए। पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उनका अजीब व गरीब स्टैंड है। पहले उन्होंने बड़ी इज्जत से बुलाया कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, अब वो तहरीक को मौखर करने की बात कर करके मजीद टॉर्चर कर रहे हैं, सियासी लिहाज से मजीद धजियाँ उड़ा रहे हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, तहरीक इंसाफ की। तो हमारा पोलिटिकल कल्चर, हमारा पोलिटिकल इन्वायरमेंट कभी मेच्योर भी हो सकेगा या नहीं, और या हम इस तरह ही पैटी पैटी चीज़ों के ऊपर लड़ते रहेंगे। और इस जमहूरियत ने अभी अब तक हमें क्या दिया है, ये 2 साल हुआ है नए इलेक्शन के बाद। बात करेंगे इस पे आज मियां महमूद रशीद साहब, तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, पॉपुलेशन वाइज उसके ऑपरेशन लीडर हैं, बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। हमारा सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, आप उनके तज़किरे सुनते रहते हैं। और हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊँगा, न्यूट्रल ग्राउंड, ये तजिया सही है कि सियासी हजीमत में इजाफा कर रही है एक मुस्लिम लीग नून इस वक्त, जब वो एक हफ्ता मजीद रायशुमारी को आगे बढ़ा रही है, और इसे वो हासिल क्या करेंगे? मजीद डेंट डालना चाहते हैं जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो तहरीक इंसाफ पे पड़ा है बादिल नजर में? देखिए कामरान, आपने इशू तो एस्टेब्लिश कर दिया है, इसके हर एक एंगल पर गौर करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जब यही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंटेनर्स पर खड़ी थी तो कौन सी सियासी ऐसी गाली है जो इस पार्लियामेंट को नहीं दी गई? आप अगर चाहते हैं तो मैं दोहरा देता हूं। यहाँ बैठे हुए लोगों को चोर कहा गया, डाकू कहा गया, बेगैरत, जमीर फरोश, एंड नेम इट, जो सियासी तौर पे आइन में रहते हुए गाली दी जा सकती है किसी सियासी लीडरशिप को, वो दी गई। उसके बाद आप ये देखें कि जो पार्लियामेंट पर चढ़ाई का इल्ज़ाम लगता है तहरीक इंसाफ पर, या जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर चढ़ाई का इल्ज़ाम लगता है, उन सबको आप एक तरफ रख दीजिए। मेरा इशू सिर्फ ये है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ की ये फैसला किया कि इन असम्बलियों से इस्तीफा दे दिया जाए, और इस्तीफे इस तरह दिए गए थे जैसे किसी को गाली देता है कोई, उसके बाद ना तो इस लीडरशिप को ये तवक्को रखनी चाहिए थी कि इनको वेलकम किया जाएगा। एक कोशिश करके देख ली उन्होंने, जो रिसेप्शन हुआ था पार्लियामेंट के अंदर वो हम सबके सामने है। अब दोबारा जो ये पूरा सिलसिला चला है कि उनको वापस लाया जाए पार्लियामेंट में और वो पार्लियामेंट में आ जाएं, अब ये जो MQM की करारदाद है, इसके साथ साथ नवाज शरीफ के ऊपर इंटरनल पार्टी का प्रेशर बहुत है, क्योंकि उनके भी एक एक बंदे को नाम लेके गालियां दी गई थी। तो इसके लिए वो उन्होंने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि बजाय इससे कि झट से कोई फैसला कर लिया जाए, वो उन्होंने कल इजलास भी बुला लिया आपके सामने है पार्लियामानी पार्टियों का, ताकि इस मामले को एमिकेबली हल कर लिया जाए। ये होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट, जिस तरह वो कहते हैं ना कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, पार्लियामेंट के लोग बदला तो लेंगे। ये MQM की या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पता होना चाहिए कि जितने आराम से उन्होंने बैठ के वो सारी गालियां खाई थी अंदर, बिल्लियों की तरह से और लूमड़ों की तरह से अंदर बैठ के चुप के, वो उसका बदला लेने का मौका तो है।
एमक्यूएम तो अपना स्कोर सेटल कर रही है ना तरीके इंसाफ के सलीम बुखारी साहब, लेकिन अगर तहरीके इंसाफ को आउट करते पार्लियामेंट। बिल्कुल आखिरी जुमला। जी सर, आखिरी जुमला। जी जी। जैसा आपने खुद कहा कि इस वक्त मैच्योर होने की जरूरत है और इस इश्यू को एमिकेबली अगर ना रिजॉल्व किया गया तो ये धरनों से बड़ा गंद होने जा रहा है, ये मेरी पेशेंट गोई है। लेकिन सलीम साहब, अगर तहरीके इंसाफ को निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट से और नवाज शरीफ साहब जो है या उनकी पार्टी निकाल देती है, तो पार्लियामेंट और जमहूरियत का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? ये कोई बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स तो नहीं होगी? देखिए कामरान, आप इसको इस एंगल से तो देख रहे हैं, दुरुस्त है। इस एंगल से भी देखिए कि तहरीके इंसाफ ने खुद इस पार्लियामेंट को छोड़ा है। इसको डिसोन उन्होंने खुद किया, उनके रिटन रेजिग्नेशन स्पीकर असेंबली के पास महफूज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मियां साहब, सवाल सबसे पहले आप पे बनता है, जब एक दफा आपने थूक दिया आसमान पर, अब आप क्यों उसको चाट रही हैं? मुहावरा है। लोग कहते हैं आपने इतने जोश जज्बे से आप लोगों ने इस्तीफे दिए, और ये जो सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमने खुद 126 दिन कवर किया है, हर बंदे को आपने गाली दी, पार्लियामेंट को जाली करार दिया, उसके बाद आप हुकूमत को धरना ना दें क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट आपके खिलाफ आ गई है। लेकिन सर, आप वापस किस तरह जा सकते हैं उन सीट्स के ऊपर? देखें, जो आप मुस्ताफी हो गए। मैं ये समझता हूं कि जब ये इस्तीफे दिए गए उस वक्त भी पार्टी के अंदर दो आरा थी। एक राय ये थी कि हमें पार्लियामान के अंदर भी उसी अंदाज से अग्रेसिवली इस सारी चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए, और दूसरी राय ये थी कि नहीं, हमें इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन जब तक कोई डिसीजन इस पर नहीं दे देता और कोई वर्डिक्ट सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम ये समझते हैं कि ये रिग्ड पार्लियामेंट है। फैसला तो मुस्ताफी होने के हुआ ना? नहीं, ये बाद में अल्टीमेटली ये फैसला हो गया फैसला, और आपने हुए भी। और हमने ये कहा कि अब अगर जुडिशल कमीशन ये कहता है कि ये इलेक्शन फेयर हुए हैं और ये असम्बलियां लेजिटिमेट असम्बलियां हैं, तो हम अपने रिजाइन जो है वापस लेके। लेकिन मियां साहब, दस्तूर कुछ और कहता है ना। दस्तूर कहता है अगर आप 45 दिन गैर हाजिर रहे हैं तो आप रुकन नहीं रहे, आप जो 40 दिन अगर आप गैर हाजिर रहे। अब आप जो भी कहते हैं, नून लीग जो भी कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपके खिलाफ जफर अली शाह साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमा लेके गए हुए हैं, तो वहां से भी आपके खिलाफ एक देखिए, हमारे खिलाफ आ जाएगा तो भाई हम वो उसको फेस करेंगे। हम अब भी फेस कर रहे हैं। मैं समझता हूं इमरान साहब का ब्लंडर था, तहरीके इंसाफ का ब्लंडर था। देखिए, मैं ये समझता हूं गलतियां हो सकती हैं, एक्सेप्ट करते हैं आप। लीडर से भी हो सकती हैं, पार्टी से भी हो सकती हैं। गलतियों में सियासत के अंदर हर वक्त गुंजाइश होती है और गलतियों का अजाला भी होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये कोई बंदा समझे कि पीटीआई जैसी पॉपुलर तरीन पार्टी इस मुल्क की, जिसकी पुश पर करोड़ों वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात है, उसको आप टेक्निकल बुनियादों पर असेंबली से निकाल बाहर फेंकेंगे तो वो शौक पूरा कर लें। बिल्कुल हम भीख नहीं मांगेंगे। और फिर मैं देखूंगा, आज मैं ऑन एयर कह रहा हूं सारे दोस्तों को, कि किस तरह से ये स्मूथ रनिंग 3 साल अपने टेन्योर की पूरा करेंगे। आप क्या करेंगे? फिर हम क्या अंदर बैठ जाएंगे? हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे और लोगों को कहेंगे इस जुडिशल कमीशन के ऊपर ये सहीफा आसमानी है कि कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया के ऊपर इसके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। धमकी दे रहे हैं ना? नहीं, धमकी नहीं दे रहा मैं। अगर ये आप कह रहे हैं कि जनाब हमको इनको पकड़ के ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये शौक पूरा कर लें अपना। यानी मैं ये समझ रहा हूं कि अगर ये इन चीजों का सहारा लेकर ये समझते हैं कि तहरीके इंसाफ को मजीद सप्रेस किया जा सकता है, उसको दीवार से लगाया जा सकता है, या असेंबलियों को निकाल के उसके वजूद का खात्मा हो जाएगा, तो ये एमको की सोच है। तलाल साहब, पीटीआई एक फिनोमेना का नाम है और ये आप असेंबलियों से बाहर भी निकाल लेंगे। आपने अपनी पार्टी में एहतसाब किया इमरान खान साहब का या उस लीडरशिप का जिसने आपको इस नहज तक लेके गए, इफ्तिखार चौधरी से लेकर, रमदे से लेकर, सेठी साहब से लेकर आगे तक, किसी पर कोई इल्जाम साबित करना दूर की बात, आप पुट भी नहीं कर सके उसको। इसमें एहतसाब हुआ आपकी पार्टी में? हमारा इंटरनल इल्जाम लगा दिया, लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है सर। लोगों इंटरनली ये सारी चीजें ये चल रही हैं। इमरान साहब से जवाब तलबी हो रही है। इस पे हमारी जो जिम्मेदार फोरम्स हैं उसके ऊपर पब्लिक में हम नहीं कर रहे ये बात, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां ये बात हो रही है। इसका एनालिसिस भी हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है। हम ये प्रूव क्यों नहीं कर सके? तलाल साहब, माजरत आपके पास आ रहा है, लेकिन इससे पहले सलीम बुखारी साहब, क्या इनकी पार्टी के अंदर ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इमरान खान साहब को जवाब तलब करना चाहिए, तरीन साहब से जवाब तलब करना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी, ये 3 अहम तरीन रतन थे जो खड़े होकर तमाम इल्जाम लगाया करते थे। अपने लोगों को भी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिसगाइड किया गया, क्योंकि ये वो इल्जाम साबित हुए। कोई इंसान खड़ा होकर वैसे ही नारे लगाता रहे तो और बात है। इमरान साहब तो बहुत बड़ी पार्टी के रहनुमा है,
कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी इनकी पार्टी के अंदर होगी आपके ख्याल में? ये मियां साहब की ख्वाहिश है लेकिन हो नहीं सकेगा ऐसा? कामरान, बहुत ही सही सिमत में सही सवाल आपने उठाया है, और मैं समझता हूं कि जो सिंसियर लीडरशिप है तरीके इंसाफ की, उनको इन लाइंस पर सोचना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए उन अनासर को। देखिए, मैं इमरान खान को जाती तौर पर पिछले 30 साल से जानता हूं, ये वो लफ्ज उसकी वोकैबुलरी में नहीं थे जो उससे इस्तेमाल करवाए गए। शेख रशीद का घिराओ, जलाओ, कत्ल कर दो, मार डालो, वगैरह 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 सब कुछ जो है वो इस वक्त यानी रिकॉर्ड में नवाज शरीफ को खींच लेंगे, इमरान खान की वोकैबुलरी नहीं रही। मैं जरा बात पूरी कर लूं अपनी, कामरान 1 मिनट मुझे दे दें। ये मियां साहब जो आपके साथ बैठे हुए हैं, इनकी भी ये जबान नहीं है, इन्होंने भी 50 प्रोग्राम किए हमारे साथ। ये वो सोबर एलिमेंट है तरीके इंसाफ का, जिन्हें खुद इनिशिएट करना चाहिए कि पता चले कौन यूज कर गया पार्टी को। देखिए, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी, इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो एलिमेंट नंगे हों जो इसके पीछे थे। ठीक है, इशारा आप समझ रहे हैं, तो नाम ले देता हूं। मेरे ख्याल से फौज के अदारों की इन्वॉल्वमेंट को एक्सपोज करने की नून भी, पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी और हद आखिरी हद तक जाएंगे, एंड दैट विल बी डेंजरस। सर, इसमें मैं जरूर बात करूंगा। फवाद चौधरी साहब, इससे पहले मैं तलाल साहब के पास जाऊं, आपका अपना सर राय क्या है? आज 1 हफ्ते की राय शुमारी मौखर कर दी है, सियासी तौर पे पीटीआई को बहुत हजीमत से दोचार करी हुकूमत। सियासी तौर पर जिस तरह किसी को आप जलील करते हैं कि जी अब आपको हम वोटिंग करेंगे तो आप मेंबर रहेंगे, यही सूरत हाल बन रही है फवाद साहब? देखिए कामरान, सियासत है ना, जाहिर है पीएमएलएन ने अपनी एक सियासत करनी है और वो पीटीआई को आखिरी वक्त तक जो है वो कोशिश करेंगे स्ट्राइड पे रखने की। थोड़ा सा इस बात से खैर मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि ये जो धरना है इसके ऊपर जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया या कुछ। आप देखें, इस धरने से पहले तहरीक इंसाफ कहां खड़ी थी? तहरीक इंसाफ अपोजिशन की चंद पार्टीज में से एक पार्टी थी। इस धरने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्क में अकेली अपोजिशन की पार्टी रह गई है। सो धरने के और इस सारे प्रोसेस में पीटीआई ने बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन गेन की है। जो बात है ना हुकूमत हटाने की, हुकूमत जज नहीं हटाया करते, हुकूमत तो हटाती है या फौज ने हटानी है जिसके पास मसल पावर है, या अवाम ने हटानी है। जिस दिन इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई थी आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ ने कह दिया था कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे के अलावा जो कुछ मांगना है मांग लें, हुकूमत हटाने की बात तो खत्म हो गई थी उस दिन। लेकिन मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने बहुत गेन किया है अपने इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, और आज तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की वाहिद अपोजिशन पार्टी बन के जो है वो खड़ी हुई है। बाकी सियासत जो है वो दरिया की तरह है, इसमें पानी बहता चला जाता है। ये वाकया हुआ है जिससे तहरीक इंसाफ को झटका लगा है। अगले हफ्ते के वाकयात आएंगे, आप देखेंगे, आप और मैं ये सारे हम ये वाकया भूल जाएंगे और हम अगले वाकयात पे चले जाएंगे। लेकिन ये कहना कि इसका कोई बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के बड़ा असर हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तलाल चौधरी साहब, आप लोगों की अप्रोच तो कुछ ऐसी लग रही है कि अब आप जरा थोड़ा पीटीआई को जो है वो शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। 1 हफ्ता आपने मौखर कर दी है उसके ऊपर वोटिंग जो होनी है, ताकि 1 हफ्ता प्रेस में यही टॉक शो होते रहेंगे, जी देखें जी अब पीएमएलएन क्या फैसला करती है, सीटें रखती है पीटीआई की, यही एजेंडा है। और एंड में फिर क्या करना है आप लोगों ने? जी तलाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बिल्कुल भी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना हम चाहते थे कि इंतशार फैले। हम इत्तफाक राय और इत्तफाक से आगे बढ़ना चाहते थे। आप प्राइम मिनिस्टर का खिताब देख लें, और प्राइम मिनिस्टर के खिताब से लेकर फिर उसके बाद इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, मेरे समेत तमाम हमारे दोस्तों के टॉक शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई निकाल लें, बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और ये मैसेज पहली दफा नहीं दिया, ये हमने बनीगाला जाके दिया, हॉस्पिटल जाके दिया, ये उसके बाद बहुत सारी और जगह दिया, लेकिन उसका रिस्पांस उस तरह नहीं मिला, जिसकी वजह से मायूसी हुई। और उस मायूसी की वजह से यकीनन हम भी एक सियासी पार्टी है, हमारे अंदर भी 2 आरा ने जन्म लिया। एक लोग कहते हैं कि ये भाई ठीक नहीं हो सकते, इन्हें वोट देने का कोई फायदा नहीं, ये अपने कामों से ये हमेशा बात करेंगे। एक मिनट तलाल साहब, मुझे एक चीज पूछनी है। ये जो आप ये कह रहे हैं ना, ये मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिन देखना पड़ रहा है कि पीएमएलएन वोट देगी तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में रहेगी।
भाई ये तो बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है आपकी, मुबारक हो जनाब आपको। ये इतनी जरूरत नहीं है भाई कामरान। बात ये है कि आप समझते हैं कि PMLN जो है वो 42 सीटों के ऊपर या 50 सीटों पे जाके इलेक्शन कराएगी, उनका दिमाग खराब है। बिल्कुल बात यह है कि सियासत हो रही है ना, उन्होंने इसको एंगेज करना है, जितनी देर ह्यूमिलेट कर सकते हैं वो करेंगे। अभी ये तलाल साहब ने ये बात की, देखिए जो PMLN गलती एक कर रही है ना, वो दोबारा फौज को घसीट के ला रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने तो बयान नहीं दिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या बयान दिया और शहबाज शरीफ साहब ने क्या बयान दिया, उनके जो दोनों बयान देखे कि पाशा साहब को जरूर आपके पास रगड़ दिया। जी जी फवाद साहब कंप्लीट कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, मैं ये कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है कि उन्होंने PTI के चक्कर में दोबारा जो है वो फौज के ऊपर मामला शुरू कर दिया है। ये आसान नहीं होगा। फ्रैंकली PMLN भी खुद को कोई बहुत सुपरस्टार सुपरमैन ना समझे, वो भी इतने पॉपुलर है, सबको पता है। और PTI की भी जाहिर है अब वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने आगे चलना है और अपने अपने दायरे में रह के चलेंगे तो बेहतर होगा। दोबारा लड़ाई लड़ेंगे तो फिर वो एक की दुम चली जाएगी। भाई गोया आपका ये कहना है अगर धर्रों की तफ्तीश कराने का मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब ने तो फौज मुलविस हो जाएगी इससे, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि फौज पीछे थी? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी जनरल जहीरुल इस्लाम मुलव्वस थे, ISI मुलव्वस थी, जनरल पाशा मुलव्वस है। अगर आप पूरे इदारे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, कल आपको होश आई है और अगले दिन आप ये काम, पिछली दफा भी इनको जब होश आई इन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ पे केस कर दो, अब होश आई है कह रहे हैं इन दोनों जर्नलों को ले लो। देखिए PMLN भी फौज में उतनी ही पॉपुलर है जितनी फौज PMLN में पॉपुलर है, सबको पता है। बड़ी मजबूरी में ही चल रहे हैं दोनों, एक थिन लाइन है जिसको दोनों को ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तलाल साहब ये आप कुछ काम करने लगे ऐसा कि फौज के साबिक DGI पे इल्जामात करके इंक्वायरी लगा दें धरनों की, ज़हीरुल इस्लाम वगैरह पे? कामरान साहब सबसे पहले तो हमारी बहादुरी पर या दलेरी पर शक नहीं होना चाहिए। मुझे जरा टीवी प्रोग्राम निकाल लें पिछले 14 अगस्त से लेकर और फिर 16 दिसंबर तक, बेशुमार चैनल बेशुमार एंकर्स ने जो जो फरमाया है वो आपके सामने है। मेरे जैसा नाचीज आपके सामने बैठ के कहता था हर कोई अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगा आप और प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ रहेंगे। आपने कहा ये नंबर वन। और अगली बात देखिए, हम किसी को छेड़ने में, किसी को इंतशार के चक्कर में नहीं है। हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और मैं बिल्कुल दयानतदारी से बात करता हूं। ताली दोनों हाथों से बजेगी। मुझे सिर्फ मियां महमूद रशीद साहब बैठे हैं या बाकी आपके एनालिस्ट बैठे हैं, ये सारे सीनियर हैं। मुझे एक बात बताएं, एक पार्लियामेंट किसी से जाती माफी ना मांगे। पार्लियामेंट को कुरैशी साहब कहते थे ये हमारा किबला है, ये हमारी मां है। ये कम अज कम जो पार्लियामेंट को गालियां निकाली हैं, जिसके अंदर आज ये बैठने पर ये इसरार कर रहे हैं, जिसकी तनख्वाह ले रहे हैं, जिसके प्रोटोकॉल और इज्जत एहतराम ले रहे हैं, कम अज कम किसी की जात से माफी ना मांगे। मैं प्राइम मिनिस्टर ने भी माफ कर दिया है, हम भी नहीं चाहते कि पार्लियामेंट से माफी मांग ले। ये नहीं चाहिए, असेंबली से माफी मांगे। ये तलाल चौधरी ने हमें खैरात में सीटें दी थी, हमने ये सीटें अवाम से मैंडेट लेके जीती थी, वोट के जरिए इलेक्ट होके आए थे। सर अब तो ये मुस्लिम लीग बैठे हुए नहीं, किसमें 45-40 मैं ये समझ रहा हूं कि ये डिसीड कर दें। मैं तो चैलेंज है मेरा कि ये करना चाहते हैं करके देख लें। ये घोड़ा घोड़े का मैदान, हम ये 3 साल पे जाके बैठे हैं ना 2018 में, ये अगले 6 माह में भाईजान PTI पाकिस्तान को बंद कर देगी। हम तो चाह रहे हैं ये करें, ये सारा कुछ करें। हम ये चाह रहे हैं कि ये ओपन चैलेंज में ना रहें। हाँ जी, और नाम भीख मांग रहे हैं, ये वाली हम इलेक्ट होके आए हैं, आवाम से मैंडेट लेके आए हैं। पार्लियामेंट के अंदर सीटें नहीं मिली, PTI ने सीटें ली हैं और इनमें अगर जरूरत है भीख में ना हमें निकाल दें। बात सुन लेना, हम कोई ऐसी लस्ट नहीं है, हमारे पाँव की नोक जवाब देता हूं जरा बोल निकालना चाहते हैं, निकाल के देख लो। हम आवाम की अदालत में जाएंगे दोबारा और इससे बड़ा मैंडेट लेके आएंगे। कहां फिर रहे हैं मियां साहब कह रहे हैं पहले लस्सी नहीं पीती, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾएंगे। जी तलाल साहब। कामरान साहब, ये मियां साहब जैसे और बहुत सारे हमारे भाई हैं, टीवी पर अकड़ते हैं और फिर टीवी के पिछले पर्दे पर हमारी मिन्नतें करते हैं। कभी ये जिर्दा बेचते हैं, हमारे इस्तीफे ना कबूल करना, कभी कहते थे हमारी मिन्नत मान लो, कभी कोई कहते। और अभी इस वक्त आप जिम्मेदार ये हमारी मिन्नत कर रहे हैं। आपकी बारी, एक मिनट, कमाल हो गई है। आपने कभी बात करते हुए आप पॉलिटिकल बात आपने कभी रिक्वेस्ट की है इस्तीफे वापस नामंजूर करें? आपने कभी रिक्वेस्ट की है? नेवर एट ऑल। अच्छा,
यार ये इस तरह की बात करते हैं ऑन एयर, कौन के सामने झूठ बोल रहे हैं? ये तलाल साहब फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मियां साहब ने कभी नहीं कहा इस्तीफे हमारे नामंजूर। किसने कहा है? हम वहां जाकर पूरे कामरान 32 साहब MPs के साथ पंजाब असेंबली के अंदर बैठे रहे। जी तलाल साहब, कामरान ये साहब, तलाल साहब, आप कामरान साहब बहादुरी जमात पैदा करें, इस्लामी दिखाएं। के ये जमात बहादुरी की इस्लामी दास्तान के सुनाते अमीर हैं। हाजिर। दुम दबा के ये जद्दा चले गए थे 10 साल के लिए, मौजूदा कौन से हालात माफी में। मांग मियां साहब, एक मिनट, मियां साहब मैं सबर करें, सबर करें। तलाल साहब को बोले, तकरीर खबर ना क्या शुरू करें? कर दें, आप जवाब अपनी बात करें जो दे। कर रही है। ये जो पर्दे के पीछे ये माफिया मांगते हैं, किसने माफी मांगी है? नाम लें उसका। जी तलाल साहब कामरान बताएं। साहब, जी, जी। सबसे पहले जमात इस्लामी के सरबराह मौजूद हैं, क्या उन्होंने हमारी स्पीकर को आके नहीं कहा कि इस्तीफे कबूल ना करें? वो अपने तौर पे कहा खुर्शीद था, शाह ने सर, नहीं मैं कहा। कह रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बंदे गिनाता हूं, उसके बाद कौन सा पाकिस्तान का अचकजई समेत बड़ा रहनुमा है आपने इन पे जिनको इल्जाम लगाया इन्होंने ना? नहीं भेजा? तलाल भाई मेरी बात सुने, इन्होंने भेजा ना, इन्होंने और उसके अचकजई को बाद- क्यों भेजना है? उसके इनका बाद- वैसे अभी- इख्तिलाफ है उसके साथ। अब बाकी छोड़ें, आप शाह महमूद कुरैशी वैसे की तलाल सही कह आज रहे की हैं। तकरीर जो पार्लियामेंट में है वो निकाल लें, वो देख लें मिन्नत है या अकड़ रहे हैं। भाई मेरे, इनको हमारे वोट की जरूरत है, आंखें नीची कर कर बात करें, अकड़े ना, हम वोट झोली देंगे, फैलाकर वोट की वोट, जरूरत झोली है इस फैलाकर वक्त। वोट अरे मांगे। भाई मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ, बिल्कुल। शौक पूरा कर लें। सलीम बुखारी हिम्मत साहब। है, ताकत है तो आए, सलीम बुखारी निकालें साहब। पार्लियामेंट से। वो कह रहे और हैं- हम दोबारा आवाम की अदालत में एक जाएंगे। मिनट। आप जी। किस खेत की मूली हैं यार? जी, जैसा आप दोबारा आपसे आए, कहा था शुरू हाँ, हम में। देखेंगे जी, आप और जो मैंने भी कहा 2018 था- तक आप कैसे सिस्टम को चलाएंगे बिल्कुल पीटीआई के बगैर। मैंने आपको शुरू में कहा था जी जी, कि ये जो इस वक्त आप सुन रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। सही बात है। अभी पार्लियामेंट में जो कुछ होना है उसका आप जरा अंदाजा कर लें। यू कैन गेज इट, आप इससे गेज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है और जिसके बारे में मेरी खुद बात हुई है पीएमएलएन के काफी लोगों से, वो ये जानना चाहते हैं और टॉप ऑफ द लाइन जो है वो एमक्यूएम है कि जनाब ये बताएं कि वो अंपायर कौन था, जनाब ये बताएं वो उसके पास क्या लेने गए थे, जनाब ये बताएं वहां लंदन में क्या हुआ था। ये सारा कुछ जो है ये पार्लियामेंट में रिपीट होना है कामरान, और इतने बुरे तरीके से होना है कि मैं आप prediction कर- एंगेज इट। ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है ये क्राइटेरियन है। मैं समझता हूं कि कल का जो पार्लियामानी लीडरों का इजलास बुलाया है, इफ बेटर सेंस प्रिवेल्स, तरीके इंसाफ को खुद भी इदराक होना चाहिए कि इसके ऊपर काफी मलबा डाला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गंद उछाला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसको एस्केप करने का एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट में कि ना आए। टॉप लीडरशिप जो है कि वो इसमें ना आए। ये क्लैश अगर हुआ तो फिर देयर आर नो लिमिट्स। बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, विल बी डेंजरस। बिल्कुल फवाद साहब, आप क्या मशवरा देंगे? वो तलाल साहब कह रहे हैं झोली फैलाकर मांगे, हमारे वोट के बगैर आप नहीं रह सकते एमएनए। कॉन्स्टिट्यूशनली तो सही कह रहे हैं वो। PMLN तो ज़ाहिर है तलाल चौधरी जो है वो बिल्कुल इस वक्त बहुत अच्छे प्लेस है और यही बातें भी करेंगे। और वैसे मियां महमूद रशीद साहब की जो इस वक्त हो रही है उसमें पीटीआई का कसूर तो बड़ा है। ये पीटीआई वाले भी इमरान खान के साथ वैसे इस्तीफों पे खड़े नहीं हुए। आपको याद है कि पहले तो परवेज खट्टक साहब ने और केपीके वालों ने कह दिया जनाब हमने इस्तीफे नहीं देने। सही और है। बिल्कुल ये तलाल की बात बिल्कुल सही है तलाल की कि हर आदमी ने जाके अयाज सादक साहब को भी कहा कि जी वो खान साहब ने बड़ा दिमाग खाता है लेकिन मेहरबानी करना इस्तीफा कबूल ना करना। सर ये तो बड़ा अयाज डेरोगेटरी सादक है, साहब ये आप लोगों ने इस तरह किया देखिए, अगर। मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने नाम हाँ, पूछा, नहीं तो किया अच्छा इन्होंने सही से इसे नाम बताया ले रहे ये हैं, पार्टी ये इमरान सिराजुल खान हक के का साथ नाम ले खड़ी रहे नहीं हैं। हुई, ये जो मैंने झटका तलाल लगा है चौधरी को- मियां साहब एक बात बताएं, मियां साहब ये साहब ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग इमरान खान साहब के इस्तीफे देने के स्टैंड के साथ नहीं खड़े हुए? मैं कह रहा हूं पार्टी का डिसीजन था, कौन नहीं खड़ा हुआ? सबने रिजाइन दिए। सबने तनख्वाहें भी ली हैं, पूरा- सबने अपने किसी लिए ने अच्छा तनख्वाह नहीं कामरान ली। बात लेकिन आप आगे बिल्कुल मुकम्मल होने गलत देना। बात है। सबने तनख्वाहें वापस की, हमने पंजाब असेंबली के अंदर तमाम तनख्वाहें वापस की, नहीं तनख्वाहें withdraw की हमने। जी, सर फवाद। ये इशू ही नहीं है, ऐसा इशू ही नहीं है, आगे चलिए। फवाद साहब कंप्लीट कर लें जी। अच्छा बात यह है कि वो फ्रैंकली इमरान खान साहब को जिस तरह की सपोर्ट की तवक्को थी कि देंगे वो पार्लियामेंटेरियंस ने नहीं दिया, ये तो एक हकीकत है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब ये कहना कि पीएमएलएन कोई इस्तीफे कबूल करके पीएम कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये पीएमएलएन वही रखेगी जो भी तलाल चौधरी कर रहे हैं। वो पीटीआई की क्लास लेंगे रोज के जनाब आ गए हैं, आप क्यों आ गए हैं, ये है वो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम यह है कि एक हद से ज्यादा कंट्रोवर्सी पीएमएलएन को। अभी आप देखें नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा बहुत इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, बड़ा जबरदस्त, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगले ही दिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया जिसमें लोकल गवर्नमेंट का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और इंश्योर कर दिया कि सिर्फ पीएमएलएन ही लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीत सके। आपके कॉल और फेल में जो तजाद है और जो आप बातें करते हैं वो फिर आगे आपके सामने आना शुरू हो बहुत बड़ा जाती है। सवाल है फवाद साहब, बहुत बड़ा सवाल है इमरान खान साहब की लीडरशिप के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। और इस वक्त कोई माने ना माने, ठीक है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा फवाद साहब और सलीम बुखारी साहब
कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट इनको डिसीट करे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि नई हेजिटेशन स्टार्ट हो। लेकिन इस वक्त जो है वो बॉल जो है और बल्ला दोनों जो है वो पीएमएलएन के हाथ में है। वो इस वक्त बहुत बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातिर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास आ गया है। मुझे तो ये लगता है कामरान के एम्पायर भी उन्हीं के साथ है। अच्छा ठीक है, इसमें ही बात करेंगे, लेकिन जब एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने एक चीज और डिस्कस करनी है फवाद साहब, खासतौर पे आपके और सलीम बुखारी साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ भी, कि नवाज शरीफ साहब ने हासिल तो बहुत कुछ किया अब जो पॉलिटिकली, लेकिन खोया क्या कुछ इन धरनों में। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सरेंडर कर दिया फौज के आगे, लोग कहते हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को, उन्होंने अपनी मईशत के बड़े बड़े फैसलों को फौज के आगे सरेंडर कर दिया। आज भी जब हम देखते हैं कि इंडिया के साथ जो मामलात है उसमें कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान ही जो है वो इस मुल्क को लीड कर रही है। तो क्या ये सब कुछ जो है जब हम 5 साल का एनालिसिस करेंगे नवाज शरीफ साहब का, तो ये फौज के खाते में क्रेडिट जाएगा और नवाज शरीफ साहब के खाते में डिस्क्रेडिट जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। आज का अहम मौजूद पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात भी है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा इशू वहां पर शुरू हुआ है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ये स्क्रीन पे भी आप वीडियोस देखेंगे कि इंडिया के एक थाने पंजाब में गुरदासपुर के अंदर अटैक हुआ और इंडिया ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को आमों का तोहफा भेजा और इंडिया ने इल्जामात की बारिश फिर शुरू कर दी है। ये लोगों को दिखाया जा रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर कि ये पाकिस्तानी फौज से इनका ताल्लुक है या हमारे लोग हैं। इससे बड़ी बदगुमानी और इससे बदतरीन प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। अगर मोदी साहब के जहन में जंग का हिस्टेरिया सवार है तो ये और बात है, जस्टिफिकेशन चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस नरम दिली से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ये और इंडियन गवर्नमेंट के इल्जामात बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की तैयारी इतनी क्यों नहीं होती कि इस तरह के इल्जामात का हम मीडिया में बैठ के दिफा कर रहे हैं, लेकिन वैसे उनका दिफा नहीं हो रहा। फवाद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी जो है उनकी पॉलिसी कही जाएगी फॉरेन अफेयर्स में या कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है और फौज की पॉलिसी है? देखिए कामरान, पहली बात तो देखिए हम जंग तो नहीं कर सकते ना। क्या इंडिया और पाकिस्तान में हमें सपोर्ट करना चाहिए कि दोनों मुल्क आपस में लड़ी पड़े और जहां लाखों लोग मरेंगे वहां जीत और हार इररेलेवेंट है। सो दोनों मुल्कों में सोचने की बात है, समझने की बात है कि हमने जंग को डिफ्यूज करना है। अब आगे चलते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि ये पहले भी इन्होंने बड़ी एक फजूल हरकत की थी। 2008 में आपको याद है कि जब अजमेर शरीफ में, मक्का मस्जिद में और मालगांव में धमाके हुए थे, फौरन ही इंडिया ने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर और बाद में जो हेमंत कुरकरे हैं 2010 में वो सामने लेके आए कि ये सैफरोन बेसिकली हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की साजिश थी और वो था। अच्छा, हमारे यहाँ लखवी के ट्रायल को लेके हिंदुस्तान पूरी दुनिया को जो है वो कहता है कि जी लखवी रिलीज हो गया, जुल्म हो गया, लेकिन खुद जो उनकी प्रोसिक्यूटर है सैलियन जो इन ट्रायल्स में थी, जो सैफरोन टेररिस्ट अटैक्स में थी, उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है NIA, उन्होंने कहा कि गो सॉफ्ट करें आप इन केसेस के ऊपर। अच्छा, अब हमने शॉर्ट ऑफ वॉर या शॉर्ट ऑफ जो हमने एक ऐसी पॉलिसी लेनी है जिससे रीजन जो है पॉलिसी लेनी किसने है? फौज ने लेनी है कि हुकूमत ने लेनी है? सवाल ये है, पॉलिसी किसने लेनी है? देखिए जाहिर है कि पॉलिसी को लीड तो प्राइम मिनिस्टर ने ही करना है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रॉब्लम यह है कि फ्रैंकली आप देखें, अगर आप उनके जाती कद की बात करें तो वो 1990 में प्राइम मिनिस्टर थे, जब नरेंद्र मोदी जो थे वो शायद बीजेपी में कोई जूनियर किस्म के होंगे, ओहदेदार होंगे। अशरफ गनी साहब तो खुद लाहौर में रहते थे किराए के घर में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कद तो साउथ एशिया में बहुत बड़ा है, लेकिन वो उन्होंने अब तक अपनी लीडरशिप दिखाई नहीं अनफॉर्चुनेटली। जो प्राइम मिनिस्टर साहब से एक तवक्को होनी चाहिए थी कि वो एक स्टेट्समैन की तरह लीड करेंगे पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी कैपेसिटी का मुजाहरा ही नहीं किया किसी जगह के ऊपर कि ये पॉलिसी और ये रीजन की पॉलिसी को मैं ड्राइव करूंगा। अच्छा, अब उस वहां पे आके फौज में भी फ्रैंकली हमारे यहां जो ISPR वगैरह है, आप देखें ना, जो इंडिया का छोटा सा प्रोपेगेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, हर जगह फ्रंट पेज पे फवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर और क्या हमारे करते यहाँ हैं? प्राइम मिनिस्टर ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, उनकी हलबरदारी में गए, उनको आम का तोहफा भेजते हैं, उनके साथ मुलाकात की है, और क्या करें? मतलब और क्या कर सकते हैं वो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो इंटरनेशनल मीडिया में हमारी जो कह लें कि बैकफुट है ना, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हम पीछे हैं, वो हमें हर्ट कर रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि अगर यही बात कही कि कोई जो मैंने आपको सैफरन अटैक्स का बताया है, ये अगर हमारे होता तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, टेलीग्राफ में कॉलम लिखे जाते, हेडलाइनें छपती। हमारा पता ही नहीं किसी को। ये सैलियन ने जो कल स्टेटमेंट दी है प्रोसिक्यूटर ने, दुनिया को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है वहां पे। अब प्रॉब्लम यह है, ये दुनिया इस वक्त जो लड़ाई है ये प्रोपेगेंडा की लड़ाई है। तलाल साहब का रिस्पांस ले लूं, क्विकली रिस्पांस ले लूं तलाल साहब का।
तलाल साहब, स्टेट्समैनशिप के मुतालिक आप जरूर बताइएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जनाब इतनी बड़ी जबरदस्त टीम है आप लोगों की, आपके पास अगर एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर हो जो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज को भी समझता हो, तो क्या ही अच्छा ना हो, या आपके पास टीम ही कोई नहीं है इस काबिल कि आप उसको फॉरेन मिनिस्टर को ले और वो लीड करे अफेयर्स को? तलाल साहब। मेरा ख्याल है कामरान साहब, सरताज अजीज सर और फातमी साहब की तो सारी जिंदगी ही ये इस डिप्लोमेसी और सारा इसमें वजारत खारजा में गुजरी है, तो उन दोनों में कोई एक्सपीरियंस की या इसकी की कोई कमी नहीं है। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम अदारों का इनपुट शामिल होता है जिसको फिर प्राइम मिनिस्टर टो करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई तोहफा भेजते हैं तो वो भी फॉरेन हमारी जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या उनकी तरफ से जो डिप्लोमेसी जिस तरह पहले भी चला करती थी वो उनकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है। और यकीनन हमने स्टेट्समैनशिप अगर नहीं दिखाई, देखिए कश्मीर का मामला डेड था, उसे उजागर किया है, तो आज ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के होते हुआ है। अगर हमने स्टांस लिया और इन्होंने पिछले दिनों बेशुमार किस्म की वो बढ़के मारी, आखिरकार फिर मोदी को ना सिर्फ फोन करना पड़ा रमजान पर, बल्कि फिर प्राइम मिनिस्टर से ये मुलाकात की भी दरखास्त करनी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत और वकार की कमी नहीं आई। सलीम बुखारी साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, खासतौर पर इंडिया के साथ मामला ठीक डील किए जा रहे हैं इधर से? पहली बात तो यह है कि कामरान, इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा फौज के तहत रही है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, चाहे वो बेनजीर भुट्टो थी। अगर इसके ऊपर डिबेट करनी है तो आप एक प्रोग्राम सेपरेट कर लें, मैं इसके लिए हाजिर हूं। जहां तक इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप का ताल्लुक है, उसमें किसी ऊंच नीच का ताल्लुक है, इसका फैसला हमेशा फौज ने किया है। भुट्टो साहब को यूनाइटेड नेशन याहिया खान ने भेजा था, वो मिलिट्री डिक्टेटर, आपको भूलना नहीं चाहिए। और आगरा में जाके परवेज मुशर्रफ साहब जो डील करना चाहते थे, और किसने आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन की बात की? किसी सियासतदान में जुर्रत नहीं है कि वो कहे आउट ऑफ बॉक्स, ये सिर्फ परवेज मुशर्रफ ने कहा। तो मुझे तो कोई इबाम नहीं है इसके बारे में, किसी को हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो दोस्ती के जेस्चर्स हैं उसको फौज ने ग्रज किया है, हमेशा किया है। सलीम बुखारी साहब, आपकी आवाज कट रही है, एक मिनट रोकना पड़ेगा मुझे, आपको यहीं से लूंगा कि पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ साहब के दोस्ती के जेस्चर्स को आप कह रहे हैं शन किया है या कंडेम किया, इस पर मैं आऊंगा, आपकी आवाज ठीक कर दें। मियां महमूद रशीद साहब, प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया। मैं ये समझता हूं कि आप देखें, मियां नवाज शरीफ जब इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर जी, तो ये बदकिस्मती के साथ उस वक्त एक परसेप्शन ये बन रही थी बड़ी तेजी के साथ, हमारे कोर इश्यूज को टच किए बगैर हम बड़ी दोस्ती की पींगे बढ़ाने जा रहे थे, ट्रेड पॉलिसी बन रही थी और बहुत इस तरह के सिग्नल्स जा रहे थे, जी भाई भाई हैं हम हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर ने एक दो जगहों पर कह भी दिया कि ये एक लकीर है जी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बन गई, बाकी तो हम सारे एक हैं, जिस पर बहुत ज्यादा शोर मचा जी, पूरी कौम ने इसको माइंड किया। और मैं समझता हूं जिस तरह ये अपने कोर इश्यूज को टच किए बगैर मियां नवाज शरीफ जब अब तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पकड़ट भागे जा रहे थे उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने, ये फौज की तरफ से दबाव आया, कौम की तरफ से दबाव आया, लोगों ने रिएक्ट किया और इसके बाद इन्हें थोड़ा रुकना पड़ा। ठीक है। और अब भी मैं ये समझता हूं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है पिछले कई दहाइयों के अंदर कि रॉ हमारे मुल्क के अंदर हमें डिस्टेबल कर रही है, बेशुमार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कभी हमने किसी फोरम पे बात नहीं की, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली दफा रा का नाम लेके इसको एक्सपोज किया गया। एक सवाल में बड़ा वो कर रहा है, आप बार बार ये कह रहे थे तलाल चौधरी साहब को अभी ब्रेक से पहले कि जी आप हमें निकाल के देखें, तो क्या अगर आपको इन्होंने ना इलेक्ट किया, ना रखी आपकी रुक रही है, तो आपके जेहन में कोई स्ट्रेटजी बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेहन में? जी, हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पूरी कौम को दोबारा खड़ा करेंगे और इन्हें घर जाने पर मजबूर करेंगे, मिड टर्म इंतखाबात करवाएंगे। अच्छा। और बिल्कुल ये घोड़े का मैदान, इसमें कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। आप लोग क्या हम खामोशी से 2018 तक बैठे रहेंगे? सड़कों पे आप निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे सड़कों पर। एजेंडा क्या होगा आपके पास? एजेंडा हमारा होगा मिड टर्म इलेक्शन। नहीं, धांधली तो साबित नहीं ना हुई है। धांधली साबित नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, लोग नहीं मान रहे। अच्छा, यानी लोग जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और आज हर चैनल पे बैठे लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने जाविये से उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं इस सारे डिसीजन को। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये चाह रहे हैं कि हमें ये लेट डाउन करके हमें ये मजीद इस तरह की
ये बात करके कहें तो कि आप हम मैसेज भीख में प्रोटेस्ट हमें करें। सीटें दे रहे ठीक, हैं, ठीक, ठीक। तो हमें ये भीख में सीटें इसका नहीं मतलब चाहिए। है आप अगर ये सिस्टम को ये चलाना चाहते हैं तो एक ऑनरेबल तरीके से हम चलने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमें पार्लियामेंट से बाहर करके, ये समझ रहे हैं ये लोग कि ये 2018 तक स्मूथ रनिंग करेंगे, नेवर एवर पॉसिबल। ये हमें निकाल के देख ले, बिल्कुल ठीक हम है। 6 माह के अंदर दोबारा मैदान लगाएंगे। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने आपको निकालने की कोशिश की तो आप इनकी हुकूमत को सड़कों में आके फारिग कर देंगे। बिल्कुल हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लेके लो जी, जाएंगे। इसमें बात जरूर करते हैं, वापस आते हैं मुख्तलिफ वक्फे के बाद। वार्म वेलकम बैक टू द शो। जनाब सलीम बुखारी साहब, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जो इंडिया के साथ ताल्लुकात थे उसमें फौज ने क्या कहा, वहां से बात रुक गई थी। जी, मैं ये कह रहा था कि जितने भी जेस्चर नवाज शरीफ साहब ने दिखाए हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह साहब थे, चाहे अब ये मोदी साहब हैं, इसको फौज की टॉप लीडरशिप बड़े शक की नजर से देखती है। शक, अच्छा। इसलिए कि देखें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या कुछ हुआ, कितनी खिलाफ वर्जियां हुई, सख्त तरीन बयान जो है वो आर्मी चीफ को इशू करना पड़ा और हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े बयान इस पर नहीं था। भारत को हमारी कई चीजों की तकलीफ है, भारत को ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की जो अब बहाली होने जा रही है उस पर सख्त तकलीफ है, क्योंकि चाबहार में वो बहुत बड़े इन्वेस्टर के तौर पर ईरान पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था, यानी उनके साथ दोस्ती बना के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। पाक चाइना कॉरिडोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके मरोड़ उसके पेट में उठ रहे हैं। लिहाजा उनकी तरफ से हर नेगेटिव जेस्चर जो है, वहां किसी की हवा सरक जाए तो इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की ISI पे आ जाता है और हम अपॉलोजेटिक होकर बैठे, हम अपॉलोजेटिक होकर बैठे होते हैं, यानी कि हमारी हुकूमत उसका दिफा नहीं कर पाती। तला साहब, मैं लेकिन आपसे तोहफा भेजना होता है, तोहफा कामरान, तोहफा भेजना होता है तो पता नहीं क्यों हमें पहल करने की जल्दी होती है। जनाब तोहफा अच्छा, खैर तोहफा तो अच्छी बात है, लेकिन किसको भेजा जाए ये असल बात है, किसको पहले भेज रहे। तलाल भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल जो है वो मैं इंडिया के हवाले से नहीं करूंगा, वो मैं इसी हवाले से करूंगा। तो अगले हफ्ते जो है फिर आप लोग ये फैसला कर देंगे, लेकिन ये जो खबर बीच में आई थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी को कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI वाले D सीट हो, तो फिर उसके बाद ये एक हफ्ते तक वोटिंग जो ताखीर कर दी गई, कल पार्लियामेंट लीडरों का इजलास बुलाया जा रहा है, ये सब क्या दिखा रहे हैं आप? ये दिखा रहे हैं कि आप लोगों के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत का फैसला है और हम उनको अच्छी तरह जलील रुस्वा करके फिर बैठाए रखेंगे सीट के ऊपर, क्योंकि आप एजुटेशन भी फेस नहीं कर सकते। देखिए मियां साहब, जी देखिए मियां साहब ने एक बात की है कि अगर हमें इज्जत एहतराम से हाउस में रखा जाए तो वो रहने को तैयार है, हम इज्जत देते हैं। इन्हें इज्जत रास नहीं है, इन्हें मौका दिया है, ये मुस्बत सियासत करे, अपना रवैया दुरुस्त करे, करेंगे तो हाउस के अंदर रहेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो फैसला इनका है। लेकिन इन्हें रवैया हर सूरत अब मुस्बत करना होगा। तनख्वाहें लेने के लिए पार्लियामेंट नहीं आना कि जब आए वो बैंक की लाइन में लगे, तनख्वाह ली और घर चले गए। कोई एक बिल, कोई एक काम इन्होंने 2 साल में नहीं किया। अपना रवैया मुस्बत करें, कौमी मामलात में तमाम लोगों का साथ दें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज इनको पार्लियामेंट में रहने का भी कोई हक नहीं फिर, और हम रखेंगे भी नहीं। मियां साहब थोड़ा सा हाथ हौला कर लो। बात ये है, वैसे तुसी गर्दिश सता रहे थोड़ी पार्टी थे। मेरी बात सुने, ये तलाल चौधरी को ये जोम कब से हो गया ये नून लीग वालों को कि वो रखेंगे नहीं? इनके बाप की जागीर है पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट एक अवामी हाउस है और हम सर आप 40 दिन गैर हाजिर रहे ना, हम लोगों को आपने इस्तीफे दिए हुए, इलेक्ट होके वहां पर गए हैं और इस्तीफे दिए और बाहर आए। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आप में अगर जुर्रत है तो आप हमें D सीट करवा दें, हम हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं। वैसे मियां साहब दोबारा आवाम की अदालत में जाएंगे। पॉलिटिकल लीडर यही होता है कि जो चाहे कहते हैं, मतलब आपकी अजीब गरीब लॉजिक है, वो तो खैर नहीं शायद आपको D सीट कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो अपना वो D सीट करने का पूरा प्लान बनाया था ना। इस्तीफे आपने दे दिए, 40 दिन से ऊपर गैर हाजिर आप हो गए, अब आप कह रहे जी करके दिखाओ, फिर भी D सीट। मैं कह रहा हूं कर दें, अब हम दोबारा हाउस में चले गए हैं। अगर ये चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो कर देंगे। कामरान साहब, आखिरी बात, कामरान साहब ये देखें, हम मियां साहब और इनकी जमात की इज्जत करने को तैयार हैं। ये इज्जत करवाना सीखें, वक्त खत्म हो गया, हम इज्जत करते हैं। मैं ये समझता मैं ये समझता हूं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।